खबर आ गई है, सीएए के नोटिफिकेशन जारी हो गए। सीएए जो नागरिकता संशोधन कानून था उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पा रहा था, पिछले 4.5 वर्ष हो गए उस बात को। अब वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। ये जो उसके रूल्स हैं वो फॉर्म करके उसकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है। तो सीएए का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, मतलब अब देश में ये कानून तो पहले ही बन गया था, लागू भी हो गया है, ये प्रक्रियागत तरीके से लागू हो गया है। ये बड़ी खबर है। सीएए नागरिक संशोधन कानून जो एक्ट जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 2019 में, उसको लेकर के तब देश भर में बड़ा हंगामा हुआ था, विरोध किया गया था इसका, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से। लेकिन सरकार ने उसके बाद बार बार अपनी डेडलाइन बढ़ाती रही कि अब अगले 6 महीने में जो है वो रूल्स फॉर्म कर लिए जाएंगे या नियम बाद में तय किए जाएंगे। होते होते लगभग 5 साल हो गए। अब चुनावों से ठीक पहले सीएए के रूल्स फॉर्म करके उसको नोटिफाई कर दिया गया है। फिर मैं सरल भाषा में आपको बता दूं, ये कानून पार्लियामेंट से तो पास हो गया था, लेकिन देश में प्रैक्टिकल तौर पर लागू नहीं हो पाया था। वो अब हो गया है, वो ये कानून अब लागू हो जाएगा। इसका सीधा संबंध मतलब ये है कि हमारे जो पड़ोस से लगते हुए जितने भी मुल्क हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खास तौर पर इन राज्यों में हिंदू, बौद्ध, सिख, इस तरीके की आप कह सकते हैं उसमें 4-5 धर्म हैं, उनसे जुड़े उन धर्मों के प्रताड़ित जितने भी लोग हैं, जिनको उनकी धर्म की वजह से प्रताड़ित किया जाता है इन देशों में, उनको भारत में स्वाभाविक तौर पर अब नागरिकता मिल जाएगी। वरना किसी देश का नागरिक बनने के लिए, भारत का नागरिक बनने के लिए एक पहले से प्रक्रिया थी, वो अलग अलग सिस्टम के तहत लोगों को सिटीजनशिप दी जाती थी। लेकिन ये उनकी रिहाइश के देश और उनके धर्म को देखते हुए विशेषकर भारत में प्रावधान किया गया है कि उनको स्वतः एक नागरिकता प्रदान कर दी जाए, और अब वो कानून बनने के बाद लागू हो गया है। देवेंद्र के पास हम चलेंगे इस बड़ी खबर पर। जी देवेंद्र, बताइए। सर, जैसा कि लगातार हम लोग इस बात को कह रहे थे कि आज गृह मंत्रालय के सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि सीए के रूल्स नोटिफाई कर दिए जाएंगे, वो अब कर दिया गया है। यानी कि 4 साल पहले 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, इस तरह के, पारसी हो, इस तरह के जो 6 धर्मों के लोग थे, उनके धार्मिक उत्पीड़न के अगर वो शिकार हैं, तो वो अगर भारत आ रहे हैं शरणार्थी के तौर पे, तो उनके नागरिकता देने का रास्ता साफ किया गया 2014 से पहले। और 2014 के बाद अगर वो आए हैं तो उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी। 4 साल पहले कानून तो बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद हम सभी जानते हैं कि कोविड का दौर आ गया। कोविड के दौर के चलते फिर इसको रोका गया रूल्स को नोटिफाई करने में। फिर कुछ लोगों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। सीए के कानून को कोर्ट में ये कहते हुए भी चुनौती दी गई थी कि बाकी देशों से जो लोग आएंगे उनका क्या। तब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पूरी दुनिया का हम ठेका नहीं ले सकते, लेकिन इन 3 देशों में अगर इन धर्मों के लोग अगर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, अगर वो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आ रहा है। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार से ये कहा गया कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ये भी कहा गया कि मुसलमानों के ऊपर ये क्यों नहीं लागू होता, तो उसमें ये कहा गया कि उन देशों से, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहां से कोई मुस्लिम धार्मिक उत्पीड़न के चलते तो हिंदुस्तान नहीं आएगा। और ऐसे में धार्मिक उत्पीड़न का जो शिकार होते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, उन लोगों के लिए इस कानून की व्यवस्था की गई है। और अब वो रूल नोटिफाई कर दिया गया। 8 बार इस रूल को नोटिफाई करने की मियाद लगातार आगे बढ़ाते गया। नहीं, और ये एक ऐसी चीज थी जो कि इसका विरोध करने वाले भी स्वीकार करते थे, या वो इससे इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में क्या हिंदुओं के साथ या सिखों के साथ अत्याचार नहीं होता है। हिंदू लड़कियों को बार बार अगवा करने के हमारे सामने वाकयात आते हैं सामने, कहीं मार दिया जाता है, सिखों को कत्ल कर दिया जाता है। अफगानिस्तान से आज भी सिखों को लेकर अपना देश छोड़कर यहां आना पड़ता है कई बार, उसकी व्यवस्था भारत सरकार करती है। ऐसे लोगों को एक नागरिकता मिल जाए, उनको एक शेल्टर मिले भारत में, इसके लिए एक कानून बनाया गया था जिस पर एक बड़ा वितंडा खड़ा किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता देने का कानून है। फिर हम इसको कहेंगे आपसे, ये किसी की नागरिकता लेने वाला तो कतई नहीं था, इसमें कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है जो किसी की नागरिकता पर कोई सवाल उठाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले, धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहने वाले लोगों को भारत में नागरिकता देने के लिए यह कानून बनाया गया था। 2019 में कानून बना था। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन धर्मों के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई थी, अगर ये वहां प्रताड़ित हो रहे हैं तो। इसमें मुसलमान नहीं थे, और इसी पर हमारे यहां ऐतराज किया गया था कि इन देशों के मुसलमानों का भी नाम इसमें क्यों नहीं दिया गया। अभी देवेंद्र ने बड़ा क्लियर बता दिया आपको। आप सोचिए, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, तीनों देशों में जिसके लिए ये कानून बना, वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है,
मुस्लिम बहुसंख्यक है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय उसकी आबादी बहुत कम है, बहुत कम है, 10% से कम है। तो ऐसे में वहां बहुसंख्यक कैसे प्रताड़ित हो सकता है? यह बात सरकार की तरफ से पहले ही बार बार कही गई थी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और इसका हमारे देश में कहां कहां असर पड़ेगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पूरे देश में सीएए का कानून अब लागू हो गया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला एक कानून है। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? दो तीन बातें बहुत साफ साफ। एक, ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। कम से कम ये जो 3 इस्लामिक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब जो सताए हुए लोग हैं जो भारत में आकर के रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जा रही थी, वो स्टेटलेस पीपल होकर के रह रहे थे, वो अब भारत के नागरिक बन सकेंगे। एक दूसरी बात कि मुस्लिम लोगों को यहाँ पर जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी नागरिकता से मना नहीं किया गया है, लेकिन वो सामान्य प्रक्रिया के तहत से उनको गुजरना पड़ेगा। इस कानून के जरिए नागरिकता नहीं बिल्कुल। तीसरी बात हमको देश के मुसलमानों से इस चीज का बिल्कुल एक सवाल है कि जिनके पुरखों ने इस देश को बांटा, ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हमारी सभ्यता अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे पूज्य बिंदु अलग हैं, हमारे प्रतीक अलग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रखे, और वो पाकिस्तान का उन्होंने निर्माण किया। उनकी औलादों को भारत में क्यों रहने दिया जाए? और उनकी औलादों के लिए भारत का मुसलमान जो कहता है हम पाकिस्तान के साथ नहीं थे, तो पाकिस्तानियों के औलादों के साथ वो क्यों खड़ा होने के लिए याद कर रहा है? मेरा बड़ी बड़ी सवाल है। और मैं इसलिए एक मिनट और देखिए, मैं बहुत खुल करके बोलता हूं। मुस्लिम समस्या पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि आपका स्क्रिप्चर कुछ और कहता है, पैन इस्लामिज्म। वो खतरा भारत के लिए भी है, वो खतरा दुनिया के लिए भी है। इसलिए भी डेमोग्राफी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम सेकुलरिज्म का नारा लगाते रहे, बोलते रहे, हम ये सब करते रहे, ये सब चीज होते रहता है, लेकिन जो सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई ये है कि आपको बांग्लादेश से सीमा लगे हुए सारे हिंदू भाग करके शहरों में भागना पड़ा है। ये सच्चाई को आप समझिए कि किशनगंज एरिया, पूर्णिया एरिया और बिहार के कई ऐसे एरिया हैं, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा है। ये कई ऐसे एरिया हैं आसाम से, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा है। ये ऐसी कौन सी मानसिकता है जो इस देश में खड़ा करती है? और भारत का मुसलमान उनके लिए क्यों लड़े, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। जी देवेंद्र, अब जरा आप बताइए कि इसका भारत में यह कानून लागू होने का प्रैक्टिकल प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, और हमारे यहां खासकर किन इलाकों में या किन राज्यों के अंदर में इसका असर देखेंगे? सर, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैक्टिकल, लेकिन मुझे लगता है कि आप पूछना ये चाह रहे होंगे ज्यादा जो मंशा हो सकती है कि राजनीतिक प्रभाव जिसमें लोगों की दिलचस्पी होगी, उसका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव सौरभ ये रहेगा कि अगर पश्चिम बंगाल के लिहाज से ही बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में चाहे नदिया, हुबली, 24 परगना, इस तरह की 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पर बांग्लादेश से आए हुए हिंदू संप्रदाय यानी कि मथुआ संप्रदाय के लोग वो वहां पे रह रहे हैं, और उनकी नागरिकता का मसला फंसा हुआ था। बीजेपी के एजेंडा में यानी कि मैनिफेस्टो में इस बात का ऐलान किया गया था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है तो वो सीए कानून लेकर आएंगे, और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा अहमियत थी, कितनी ज्यादा जरूरत थी, और उस काम को किया गया। दूसरी चीज कि भले ही 4 साल लग गए थे सौरभ कि इस कानून को बनाने के, नियम बनाने को लेकर, लेकिन इस बीच भी जो हमें जानकारी मिली गृह मंत्रालय के सोर्सेज के मार्फत, कम से कम 9 राज्यों के 30 जिला अधिकारियों को इस बात का परमिशन दिया गया था कि ऐसे जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनको वहां पर नागरिकता दिलाने की व्यवस्था की जाए, ताकि उनको होल्ड पे अनिश्चित काल तक ना रहना पड़े। तीसरी चीज की ये जो रूल्स बनाए गए हैं सौरभ, इसको बहुत आसान तरीके से यानी कि वेबसाइट के मार्फत, अपने मोबाइल के मार्फत आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप वो सारी चीजों को दे सकते हैं। तो एक आसान सी प्रक्रिया अपनाई गई है, और इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो लोग भी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हुए हैं उनकी नागरिकता का मामला कितना आसान हो जाएगा। आसाम के लेके जरूर एक कंसर्न था। पिछले कुछ दिनों में हमने कई बार देखा कि असम के मुख्यमंत्री की गृह मंत्रालय में काफी लंबी बातचीत हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बातचीत हुई, और उन लोगों ने उस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कैसे रखा जाए ताकि कोई दुष्प्रचार ना फैले, कोई माहौल खराब ना हो, इन सारी चीजों को पहले ही तय कर लिया गया था। और आज सुबह से असम के अधिकारी अलर्ट मोड पर थे कि जैसे रूल्स नोटिफिकेशन आया तो ऐसा ना हो कि कोई असामाजिक तत्व
इसका सहारा लेके कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे। सौरभ जी, एक बार जयंत घोषाल जी के पास भी जाना चाहिए। जयंत, अब ये कानून बन चुका है, सीए अब लागू हो चुका है, अब आप बताइए इसका क्या परिणाम आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो इसे आइडियोलॉजिकल इशू ऑफ बीजेपी, और बीजेपी का ये इशू आज का नहीं, बहुत पुराना इशू है। जैसे देवेंद्र ने कहा, इसका पूरा देश में इसका जो असर है, क्योंकि ये हिम्मत इसके पहले कोई सरकार नहीं कर पाया। अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो उसमें देखना लायक है। लेकिन इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन में भी मेरा जो जानकारी है और व्हाटएवर मेरा परसेप्शन है कि अमित शाह जी ने भी धीरे धीरे स्टेट वाइज, देखिए हिंदी हार्टलैंड में इसका जो असर है, जैसे असम में ये जो असर है कि नॉन असमीज, क्या आपको पता होगा कि असम में हिंदू मतलब सिर्फ बंगाली तो नहीं है, असमीज हिंदू है, बंगाली हिंदू है। असम में ये एंटी बंगाली एक मूवमेंट का हिस्ट्री है, तो इसमें बहुत सतर्क होना भी जरूरी है। और वो असम सरकार बहुत अच्छे तरीके से, वो जो हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से दादा एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। ममता बनर्जी ने अभी अभी सीएए पर कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं ममता बनर्जी का क्या कहना है। अच्छा, मैं आपको बयान दिखाने जा रहा हूं। ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध करने का ऐलान किया है, इतना मैं आपको बता सकता हूं। और उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी चुनाव में पब्लिसिटी लेना चाहती है, लोगों का हक अगर छीना गया तो हम इसका विरोध करेंगे। पहले ही वो आ चुकी हैं अपनी लाइन पर कि इसमें लोगों का हक छीना जाएगा। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा अगर किसी का आप अधिकार छीनेंगे तो हम देखेंगे, मतलब तब हम उसका विरोध करेंगे। भाई कानून में कहीं है ही नहीं किसी का अधिकार छीनने वाली बात। सिटीजनशिप पर कानून लाने और न लाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ममता बनर्जी का यह अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। यदि ममता बनर्जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती हैं तो मुझे लगता है ऐसी सरकारों को डिसमिस कर करके ये बताना चाहिए कि आपकी औकात क्या है। सिर्फ और सिर्फ देश विरोध पर अपनी सत्ता के लिए राज्य में आप खड़े हो जाएं, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, आने वाले दिनों में देश के सुरक्षा का क्या होगा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की उनकी राजनीति के लिए क्या लाभदायी है पश्चिम बंगाल के अंदर। चूंकि बांग्लादेश से आए हुए लोगों ने, खास करके मुसलमानों ने वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है, इसलिए उनको लगता है कि ये जो नागरिकता कानून होगा उनके खिलाफ जा एक चीज बता दूं, अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अभी के विजुअल्स हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है अभी से, यानी आगे वाले किसी विरोध को की आशंका को देखते हुए अभी से वहां पर दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है वो दिखाई दे रही है। विजय जी, जयराम रमेश ने भी रिएक्ट किया इस पर और कहा है कि दिसंबर 2019 में संसद ने यह नागरिक संशोधन अधिनियम पारित कर दिया था, 4 साल 3 महीने लग गए, 9 बार एक्सटेंशन लिया है केंद्र सरकार ने इसके रूल्स नोटिफाई करने के लिए। यह सरकार तो कहती है हम बड़े प्रोफेशनल ढंग से काम करते हैं, समयबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो इतना समय उन्होंने क्यों लिया और अब चुनावों से ठीक पहले क्यों इसका ऐलान कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 2019 में पास हो गया, कानून संसद से बन गया, लेकिन नोटिफिकेशन कह रहे हैं ऐसे में चुनाव में ध्रुवीकरण किया जाएगा। नहीं, चुनाव में ध्रुवीकरण तो फिर रिवर्स पोलराइजेशन भी होगा, वो सभी लोग करेंगे अगर करना चाह रहे हैं। और जैसे अभी आपने देखा कि अनाउंसमेंट के साथ ही ममता बनर्जी ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, तो वो अपनी सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि ये सरकार 4 साल में लोगों को क्यों नहीं कन्विंस कर पाई, क्योंकि ये भेदभाव का कानून ही नहीं है और न नागरिकता लेने का कानून है। जबकि जो
गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो बार बार ये देश में माहौल बनाती रही, जैसे आप शाहीन बाग का भी पिक्चर दिखा रहे हैं, असम में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, कि वो इसको मुसलमानों की नागरिकता छीनने के तौर पर एक पूरा माहौल बना रहे हैं। आप 2019 के वो दिन याद कीजिए, उस वक्त सीएए का कानून पार्लियामेंट में बना और उसके साथ साथ देश के अंदर एनआरसी और एनपीआर की बात होती थी कि एनआरसी आएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। तब ये भय दिखाया गया था कि पहले तो ये एनआरसी लाएंगे और फिर उसके बाद उसमें फिल्टर लगा देंगे सीएए का। तो लेकिन अब सीए तो केवल कानून, सीए तो केवल नागरिकता देने का कानून है। और जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, मुसलमानों को जो पाकिस्तान के भी हों उनको भी नागरिकता यहां पर मिलती है, उसका भी विरोध नहीं, उसको अलग कानून में रखा गया है जो नागरिकता के कानून है हमारे, उसमें भी मुसलमानों को नागरिकता मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही हिंदुस्तान में। दो चीज़ों को समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार इस बात को ठीक तरीके से प्ले अप करने में या लोगों को कन्विंस करने में अब भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से कामयाब नहीं है। और उस वजह से जो दूसरे लोग हैं वो इसका माहौल बनाते हैं। और ये तो ठीक है, फ्लैग मार्च करना और जो सिक्योरिटी के लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए सरकारों को अपने इंतजाम करने चाहिए, लेकिन ये बार बार कन्विंस करने की जरूरत है कि ये कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक, एक बार मैं संजीव जी के पास आके छोटी टिप्पणी कर देता हूं। मुझे हैरानी होती है कि सीए जैसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जब टेलीविज़न स्टूडियो में हम डिबेट करते हैं तो कई लोगों को वो भी समझ में नहीं आता है। और एक सब्जी बेचने वाला से लेकर के, एक ठेला चलाने वाला से लेकर के, एक पंचर बनाने वाला शाहीन बाग में आकर के खड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने समझाने का यत्न किया है। कई बार एक होता है अज्ञ सुखम आराध्य सुखम आराध्य विशेषज्ञ ज्ञान अलोच दुर्विघ्नानाम ब्रह्मा अपि तंग नरंग। जो आदमी पहले से तय कर लिया है मुस्लिम समाज का और कांग्रेस जो विपक्षी पार्टियां हैं कि हमको इससे मुस्लिम मुद्दा बना करके इसको फ्लेयर अप ही करना है, हम ये दिखाना चाहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थी तो देश का सेकुलरिज्म खतरे में होना, सारी ओर जाती थी, कहती देश का सेकुलरिज्म खतरे में है। वही कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से हटी है तो वो चाहती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था उसको हम कैसे पोलराइज कर सकें। तो जानबूझ करके सीएए कानून को डिस्टॉर्ट करके इसको आग पानी देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस पर पोलराइजेशन के अटेम्प्ट का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ये सही है। चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा बनाया है तो ये तो सरकार ने बनाया नहीं। देखिए सरकार जो है वो इतने दिनों से कर रही थी। जो काम 4.5 साल नहीं हुआ वो भी 4 महीने और भी हो सकता था। क्या बिगड़ जाता? नहीं, आप चुनाव की बात कर लेते। एक बात बताइए, जो सरकार आज से 4 साल पहले कर रही थी वो अपने ही टर्म में क्यों नहीं इसे पूरा करे, किस पर छोड़े? और एक बात नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर के खास करके अमित शाह जी ने तो इसको 10 बार दोहराया है बंगाल में। तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाता है रूल्स बनाने में। पार्लियामेंट की कमेटी जो रूल्स के ऊपर है उसके मैं कभी सदस्य था, तो 1 साल 6 महीने के अंदर वो रूल्स बना करके पार्लियामेंट डालना पड़ता है। इसका मतलब है इसमें कुछ खामी है कानून में, जिसकी वजह से वो रूल्स में उसको मेकअप नहीं कर सकते। और रूल्स में ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो कानून से ऊपर हो सकता है। कानून के दायरे में रह करके रूल्स बनाना पड़ेगा। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे, और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते। इसलिए रूल्स बनाए, रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं, और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी को नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, जमा हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए। जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। तो आपने विपक्ष की प्रतिक्रिया देखी। अच्छा, इसमें जयराम रमेश का मैं आपको बता रहा था, उन्होंने जो इस पर रिएक्शन दिया है कि चुनाव से पहले संजीव जी ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है, खासकर असम और बंगाल में। और वो ये कांग्रेस के लीडर ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन मैनेजमेंट का भी प्रयास लगता है।
नहीं तो पहले दूसरी बात पे आ जाते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट और इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में बहुत संजीदा इशू है, लेकिन सीएए की बात गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने लगातार की है अपने इंटरव्यूज में या जब मीडिया समिट्स में गए। लेकिन ममता बनर्जी, जयराम रमेश, ये जो सज्जन जिनकी साउंड बाइट आप दिखा रहे थे, ये सब तो बिल्कुल बीजेपी जो चाहती है वो कर रहे हैं। भाई हम सब कह रहे हैं और सब जानते हैं कि इसमें किसी की नागरिकता लेने का मुद्दा नहीं है। विजय ने कहा कि समझा क्यों नहीं पाए 4.5 साल में। रागी जी ने कहा जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें कैसे समझाएं। बात यह है कि समझाना भी कौन चाहता है। मुद्दा जब तक नहीं बनेगा उसका ध्रुवीकरण का, तो ममता जी ने बना दिया, अभी तो उसकी नोटिफिकेशन पे स्याही सूखी क्या, मतलब हल्की भी नहीं पड़ी होगी, उससे पहले उनका बयान आ गया। तो बस ये बीजेपी का गेम खेल रहे हैं सब, या जानबूझ के कि अनजाने में। जैसे जैसे ये मुद्दा गरमाएगा और अगर ये फ्लैग मार्च हुआ और कोई 4 जनों ने वहां कर दी, तो एक नेचुरल सा ध्रुवीकरण का मुद्दा बनता है। अब उसको काउंटर पोलराइजेशन कहें, लेकिन कुल मिला के वो मुद्दा, ये मुद्दा बीजेपी को, ऐसा नहीं है कि गलत है कानून, लेकिन बीजेपी के लिए लाभप्रद है निश्चित रूप से। तो आज का रियल अनाउंसमेंट, तो जिस स्लोगन या अनाउंसमेंट की चर्चा से कार्यक्रम 5 बजे शुरू हुआ था, वो निकला दिव्यास्त्र का, और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही उस पर ट्वीट किया। वो इंपॉर्टेंट मुद्दा था, लेकिन आज का पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो भी पॉलिटिकल है। भारत शक्तिशाली हो रहा है, सुपर पावर बनने की तरफ अग्नि 5, लेकिन रियल पॉलिटिकल मुद्दा ये सीए का नोटिफाई होना है। और जितना तो वैज्ञानिकों ने, हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बनाया दिव्यास्त्र, लाभ हो। और क्या ये सीए साबित होगा सरकार के लिए ब्रह्मास्त्र? नहीं, राजनीतिक दिव्यास्त्र है ये राजनीतिक दिव्यास्त्र है। अच्छा, विजय जी की बात से मुझे ये भी लगा कि वो कहना चाह रहे हैं कि खुश तो इससे विपक्ष भी शायद होगा ही, मुद्दा अगर बनेगा तो दोनों के लिए बनेगा। पोलराइजेशन होगा उससे, यदि वो कोशिश जो हो रही है, जितना आपने रिएक्शन देखा है, इसका मतलब है कि उनको कोई नुकसान इससे नहीं हो रहा। भले ना कहना चाह रहे हो सर, लेकिन होगा तो ये भी ना कि ममता जी जब बोल रही है तो बोल रही तो वो गुस्से में। सॉरी सौरभ, इससे मैं असहमत हूं, क्योंकि बंगाल का मुसलमान तो बीजेपी को वैसे ही वोट नहीं दे रहा था, तो उनको उस पोलराइजेशन का क्या लाभ है? पोलराइज तो होता है, उससे पोलराइज होकर वोट का जो है, कम से कम घर से बाहर निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा वोट डालने के लिए। एक सौरभ जी, एक कहा जाता है, यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है उसका अनिश्चित तो नष्ट होता ही है, जो निश्चित तो नष्ट होता ही और अनिश्चित तो अनिश्चित है ही। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि वोट कहाँ से आ सकता है, कौन हमको वोट देता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि पोलराइजेशन होता है इससे, तो भारतीय जनता पार्टी ये मौका भी दे रही है कि आप ठीक है, आप पोलराइज कर लीजिए, यदि ये मुद्दा ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम एक अच्छा कानून संसद से ला रहे हैं, वो लोग जो इस्लामिक आतंकवाद से सताए हुए लोग हैं, उनके साथ भारत का मुसलमान खड़ा नहीं हो रहा है। भारत का मुसलमान ये चाहता है कि वहां से घुसपैठिए, और हिंदू घुसपैठिया नहीं है, बुद्धिस्ट घुसपैठिया नहीं है। चकमा के लोग जो भाग करके यहां पर आए हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए यहां पर आए हैं। अफगानिस्तान से हिंदू और सिख जो हैं वो जान बचाने के लिए आए हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो मुसलमान आए हैं वो घुसपैठिया हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा, और भारत का मुसलमान, भारत की विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि देश पोलराइज करके वोट करता है, तो एक ढंग से इस देश का मैंडेट भी होगा कि देश क्या चाहता है। ये ठीक है, चुनाव एक ऐसा मौका देता है कि आपको ऐसे विषयों पर देश की मन क्या है, देश का मानस क्या है, वो देश तय कर ले। कल जाकर के शाहीन बाग में आकर के लोग खड़े हो जाते हैं और एक से एक नारे लगाते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है। 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, महिलाएं, जिनको कुछ एबीसीडी पता नहीं है सीए कानून के लिए, लेकिन फिर भी वो आकर के खड़े होती हैं। तो किस नारे के तहत खड़ी होती हैं? वो पैन इस्लामिज्म के नारे के तहत खड़ी होती हैं। और जो काउंटर पोलराइजेशन की जाए, कांग्रेस पार्टी तो चाहती होगी वहां, हाँ, लेकिन उनके लिए खतरे ये हैं कि जितना वो पोलराइज करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के वोट के
जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ज्यादा आज के दिन में है। एक समय था, ये मैं बोलने वाला था बात कि अब इससे अगर कोई आंदोलन, कोई मुस्लिम समाज में कोई आंदोलन होता है या उनको आगे वो नहीं, तो ये इसका तो सीधा मतलब होगा वोटिंग ना के लिए बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए भारत का मुसलमान क्यों कर रहा है, इसका काउंटर हिंदू पोलराइजेशन होगा। और ये होना भी चाहिए देश में। इस देश के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि क्यों शाहीन बाग खड़ा हुआ। सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद भी आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। मैं आपसे कह रहा था कि अगर चुनाव में मुसलमान आंदोलित होकर निकलेगा, जाएगा वोट करने के लिए, तो अब यह देखना होगा कि वो किसकी तरफ जाता है। जैसे बंगाल में कांग्रेस भी विकल्प है, उसके लिए ममता बनर्जी भी विकल्प है। इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संज्ञा मत दीजिए। आप हेडलाइंस को आप देखिए, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, ये राष्ट्रीय ध्रुवीकरण होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये राष्ट्र का मुद्दा है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान आकर के भारत की डेमोग्राफी को बदले, ये इस देश के लिए वैसे तो राजनीति देखें तो इस देश में तो राष्ट्र का मुद्दा है ही नहीं। नहीं, रोहिंग्या आकर के इस देश में बलवा करता है, दंगा करता है, और उसके लिए भारत का मुसलमान असउद्दीन वैसे खड़ा हो जाता है। रियल सेंस में तो सर ये भारत के किसी नागरिक को प्रभावित करने वाला कानून ही नहीं है। बिल्कुल, इसका भारत के किसी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ना। वही बात मैं कह रहा हूं, ना इतनी बड़ी तादाद में कोई व्यक्ति आ जाने वाले हैं कि भारत की डेमोग्राफी बदल जाए। वो नंबर भी बहुत कम है। जब ये नागरिकता मिलेगी जिन हिंदुओं को, नंबर बड़ा छोटा होगा। बहुत नंबर छोटा है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, उससे भी कोई बहुत बड़ी डेमोग्राफी बदल रही हो, ऐसा नहीं हो रहा। संजीव जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। सर म्यूट हो गया शायद सिस्टम, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि जब बीजेपी ये इतने विस्तार से और इतने सिलसिलेवार ढंग से समझाना नहीं चाहती, तो हम क्यों परेशान हो रहे समझाने में कि इससे भारतीय मुसलमान प्रभावित नहीं। वो तो चुनावी मौसम है, चाहते हैं लोग थोड़ी गलतफहमियों के भी शिकार हों, थोड़ी शंकाओं के भी हों, और उससे जो ध्रुवीकरण हो उसका लाभ होगा। अब वो ध्रुवीकरण जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, आपको लगता है क्या संजीव जी, आपको लगता है कि ये 2019-20 वाला कोई देश में माहौल बनेगा इसके खिलाफ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त वो जैसे मैंने कहा एनआरसी वाला मुद्दा साथ में था, उस बार ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता, लेकिन जितना भी बनेगा उसका लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। विजय जी लगता है? मैं ऐसा नहीं मानता कि बीजेपी को भी मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने ये लागू किया तो बीजेपी को तो मिलना ही है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल में गृह मंत्री की पहली तस्वीर आई है सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त भी गृह मंत्री थे वो जब ये कानून बना था, लेकिन आप याद कीजिएगा वो 2019 की सर्दियों के दिन थे जब शाहीन बाग दिल्ली में वो प्रदर्शन शुरू हुआ सबसे पहले, और उसके बाद देश भर के अंदर जगह जगह शाहीन बाग बना दिए गए थे। बैरिकेड्स के ऊपर जो है उग्र प्रदर्शन होता था, पुलिस के साथ टकराव होता था देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर। लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग एक किस्म का उसका प्रतीक बन गया था उस विरोध का। और उस वक्त क्योंकि ये कहा गया था सरकार की तरफ से, अच्छा उनकी गाड़ी की नेम प्लेट पढ़ी जा रही है सीए, वो काफी दिनों से वो हो रहा है उसको कि सीए उनकी गाड़ी पर लिखा हुआ है। और मुझे तो मतलब वैसे नहीं कह सकता, लेकिन जो पिछली बार से नए गृह मंत्री बने अमित शाह, उनके लिए उसकी दो बड़ी वजह थी, एक सीए और एक आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और जिसके लिए वो एक तरह से उन्होंने तय कर लिया था कि ये दोनों काम वो करके रहेंगे। ये काम भी है, राम मंदिर बन गया और उसके बाद देश का माहौल ठीक रखना वो भी उनकी जिम्मेदारी थी। वो तो जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये दो जो सरकार के या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, उन दोनों को एग्जीक्यूट करने में प्रधानमंत्री को लगा कि अमित शाह सबसे ताकतवर या सबसे सही गृह मंत्री हो सकते हैं जो उसको एग्जीक्यूट करने की हर संभव कोशिश करे। क्या बिल्कुल। आप ऐसे भी देखिए कि ये इस सरकार का एक पेंडिंग बिजनेस था, ये एक बचा हुआ काम था जो उनको पूरा करना था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सौरभ जी, हम लोगों की पीढ़ी में किसी को ये विश्वास नहीं था कि 370 खत्म होगा। मुझे तो नहीं लगता था, या मैंने कभी सुना नहीं किसी विमर्श में कि 370 खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि 1971 के पश्चात जो भारत की सरकार ने जो 1971 में जैसे बांग्लादेश को हमने 2 बार में बांट दिया, उसके बाद से कोई यदि सबसे बड़ा साहसिक निर्णय हुआ है, सबसे बड़ा साहसिक निर्णय, तो वो 370 का खात्मा है। मुझे लगता है देश की जनता को उसी एक मुद्दे पर इस सरकार को मैंडेट दोबारा देने का ये बनता है। दूसरी बात,
राम मंदिर मुद्दा, मुझे नहीं लगता था कि इस देश में राम मंदिर मुद्दा कभी भी सुलझ पाएगा। बिल्कुल ठीक। ये सब वैचारिक मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के। बांग्लादेशी घुसपैठिया, आप यहाँ आसाम का जो आंदोलन था उस बात से बांग्लादेशी घुसपैठिया, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं होगा, कोई ऐसा कार्य समिति की बैठक नहीं होगी जिसमें वो चर्चा का हिस्सा नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई ऐसा नहीं था जिसमें ये जिक्र नहीं था। ये सारे, मैंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा और यूनिफॉर्म सिविल कोड आंशिक सफलता है। दो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है, राम मंदिर मुद्दा और 370, ये उनको पूर्ण सफलता उसमें मिली है, इसमें आंशिक सफलता मिली है। Throughout the country and various people of all states, including Assam, strongly opposed the Ka and provisions of Ka. And today, Government of India, Minister of Home Affairs has already announced the rules of Ka, as it is a discriminatory and unconstitutional act to provide citizenship to the persecuted people, religiously persecuted people from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, people from Hindu, Sikh, Christian, Parsi are proposed to provide citizenship for those who have migrated to India till 31st December 2014. तो अब ये कानून बन गया है सीएए का देश के अंदर। अब इसका जाहिर है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल तो किया ही जाएगा और विपक्ष के बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने देख ली हैं, अभी से आ गई हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर इसमें किसी व्यक्ति के कोई हक छीने गए तो हम देखेंगे, यानी हम उस वक्त इसका जवाब देंगे। ऐसा क्या हो जाएगा देश में कि किसी व्यक्ति का हक जो है इस कानून से छिन जाएगा, ये क्यों वो कह रही हैं, इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। दूसरी ओर आपने लेफ्ट के और नेताओं को देखा, उन्होंने कहा कि ये पोलराइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है कि ऐसे तो इतनी मजबूत सरकार ये अपने आप को मानती है, लेकिन 4.5 साल लग गए। जो कानून पास हो गया था 2019 में, उसके रूल्स 4 साल 3 महीने के बाद वो लेकर के आ रही है। इस सवाल के लिए तो सरकार को तैयार रहना चाहिए देवेंद्र कि अभी क्यों, अब क्यों लाए जा रहे हैं ये रूल्स? सर, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि बीजेपी 2019 की मैनिफेस्टो में उसने अपने इसे मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम इस कानून को लाएंगे। अब अगर किसी पार्टी ने ऐलानिया तौर पर लोकसभा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में इसका ऐलान किया हो तो समझिए कि एक सरकार के तौर पर अगर उसकी जीत हुई है, पार्टी की जीत हुई है, उसकी सरकार बनी है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आप अगले चुनाव में जाएं तो उस चुनाव से पहले ये बताएं कि हाँ, हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो भी वायदा किया था उसे हमने डिलीवर किया, उसे हमने पूरा किया। दूसरी चीज़ की वक्त जो लगा वो वक्त इस लिहाज से लगा कि पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि इस कानून के बनने के बाद 2019 में 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया था। उसके बाद इसे एक तो कोविड आया अगले दौर में और कोर्ट में इसे चैलेंज कर दिया गया था। तो दो बड़ी समस्याएं ऐसी थी कि एक तो कोविड का दौर, लगभग 2.5-3 साल तक देश उसमें जूझता रहा, तो आपको उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना था। दूसरी चीज़ कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था, एआई मुस्लिम लीग जैसे दलों ने भी इस पर चैलेंज किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई। वहाँ पर सरकार ने ये तर्क रखा कि पहली बात तो ये कि ये कानून धार्मिक आधार पर नागरिकता नहीं देता, बल्कि पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का जो शिकार हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। दूसरी चीज़ की नागरिकता कानून जो मौजूदा समय में ऑलरेडी 1955 का है, सीएए का उस पर कोई भी असर नहीं, तो उसके तहत जो नागरिकता जिनको लेनी है वो ले ही रहे हैं। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 सालों में ही 9 राज्यों के 30 से ज़्यादा डीएम या फिर उस संबंधित राज्य के होम सेक्रेटरी को गृह मंत्रालय ने परमिशन दिया है उसके तहत उन्हें नागरिकता देने के लिए। ये सवाल ज़रूर था कि पूछा ये गया, कोर्ट में भी ये मसला उठा था कि अगर चीन में तिब्बती बौद्धों को परेशान किया जाता है, श्रीलंका में तमिलों को परेशान किया जाता है, म्यांमार में परेशान किया जाता है रोहिंग्या को, तो वहाँ के लिए क्या? तब सरकार की तरफ से सौरभ ये कहा गया था कि हम पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, वहाँ पर अगर धार्मिक उत्पीड़न का कोई शिकार हो रहा है तो हम अपने इन पड़ोसी देशों में जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए लोग हैं उनके लिए ये व्यवस्था करना चाहते हैं, और इसका यहाँ के नागरिकों से कोई लेना देना ही नहीं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की फिर सिग्नल मिला, उसके बाद इस कानून को लेकर रूल्स नोटिफाई करने को लेकर जो चीज़ें थी वो किया गया। प्लस वेबसाइट बनाने में एक लंबा समय लगा और सौरभ सरकार की तरफ से कोशिश थी कि इस प्रक्रिया को बहुत आसान तरीके से बनाया जाए
इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में एक वक्त लगना था, लगा। लेकिन पार्टी की लिहाज से अगर आप बात करें या सरकार की लिहाज से बात करें तो जिस पार्टी की सरकार है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि अगर आप किसी मैनिफेस्टो के तहत यहाँ पर आए हैं तो उस मैनिफेस्टो में किए गए हर वायदे को पूरा करें, तभी आप अगले चुनाव में जाएंगे, क्योंकि उस मैनिफेस्टो को ही जनता ने मैंडेट दिया था और उस लिहाज से सौरभ इस काम को किया गया। जी देवेंद्र, बातों में आपके पास, जैसे देवेंद्र ने आपको बताया कि इसका जवाब यही है पार्टी के तौर पर कि ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था, इसके काम हमको पूरा करना था। सरकार अपने कार्यकाल में, इस कार्यकाल में इस काम को पूरा करके ही चुनाव में जाना चाहती थी। अब सवाल यह है कि विपक्ष जो है वो इसके लिए क्या क्या बातें कहेगा। तो कई सारे हमने आपको विपक्ष की तरफ से बयान जो आए हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं। संजय राउत कह रहे थे कि इस पर हिंदू मुसलमान किया जाएगा, भारत पाकिस्तान किया जाएगा, तरह तरह की बातें होंगी चुनाव के अंदर। संजीव जी ने बार बार कहा है कि फायदा तो बीजेपी को मिलेगा इसका। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी यदि वो कहीं होंगे और सुनते होंगे। मैंने ऐसा कहा जाता है कि राम जी लड़ रहे थे तो दशरथ जी ऊपर से देख रहे थे, राम रावण का युद्ध भी देख रहे थे। तो यदि बाला साहब ठाकरे की आत्मा कहीं इस चीज़ को देख रही होगी, सुन रही होगी, तो वो कोस रही होगी कि हमने कैसे अपनी वारिस को कैसे उत्तराधिकारी दिए हैं, जिसने उनकी पूरी राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि को ही, पूरी राजनीतिक और उनकी जो पूंजी थी, जो कमाया था उन्होंने, उनको सारा उनके पुत्र ने नष्ट कर दिया। और यही वो शिवसेना थी जो पाकिस्तान के साथ एक क्रिकेट का मैच होता था तो पिच खोदने चली जाती थी। ठीक है, जो श्री कृष्ण कमीशन का रिपोर्ट यदि आप देखेंगे तो वो कौन उसमें हिंदू था ना, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान कौन करता था, ये बाबरी मस्जिद के ढांचे को लेकर के आगे आकर के बढ़ करके काम करने वाला मैंने, हमारे शिव सैनिकों ने यदि तोड़ा है तो मुझे ऐसा कहने का साहस स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ही कर सकते थे। और उनके सुपुत्र और उनके सुपुत्र के प्रवक्ता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो मुझे लज्जा आती है। कई बार लगता है कि क्या वही बाला साहब ठाकरे और शिव सैनिक इसे बर्दाश्त, ऐसे नेतृत्व को, ऐसे कायर और नपुंसक नेतृत्व, राजनीतिक नपुंसक नेतृत्व को शिवसेना बर्दाश्त, तो उनके कैडर बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, मुझे इस पर हैरानी होती है। नहीं, वैसे तो जब ये कानून बना उस वक्त शायद चेक करना पड़ेगा, लेकिन राउत साहब के बयान भी निकालने चाहिए। तब तो वो एनडीए में ही थे मेरे ख्याल से। एनडीए में थे, बिल्कुल थे, एनडीए का हिस्सा थे, बिल्कुल थे उस समय। तब तो भाषा बिल्कुल उनकी बदली हुई होगी, बिल्कुल बदली हुई भाषा थी। बिल्कुल कहा जाता है ना कि संस्कार जो है ना वो आप किनके साथ रहते हैं इससे असर पड़ता है। जब आप कांग्रेस के साथ रहेंगे, मुस्लिम लीगियों के साथ रहेंगे तो संस्कार तो यही आएंगे, असर तो यही आएंगे। कहा जाता है ना बंगाल में आपको बंगाल में आपको इसका कितना प्रभाव दिखता है, माफ कीजिएगा, इस मुद्दे का? देखिए, बंगाल में यदि ममता बनर्जी पोलराइजेशन करेंगी तो हिंदू पोलराइजेशन निश्चित तौर पे होगा। ये ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम के तौर पर इकट्ठा करे तो हिंदू, भारत के हिंदू अपने आप को हिंदू के तौर पर इकट्ठा न करे। वो सेकुलरिज्म का नारा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए इस्लाम और पैन इस्लाम, इस्लामिक ऐसे वक्त में किया गया है। एक तो सामने चुनाव है, चुनाव में उनको कोई मुद्दा नहीं, उनके पास उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको जल लेकर वो जनता के बीच में जाए। तो अब सीए का वो एक सहारा वो ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो इन लोगों ने कहा जाए कि भ्रष्टाचार किया है और उस पर सिर्फ पर्दा उठाने का काम किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उससे भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए अभी जानबूझ के उसको लाया गया है। क्योंकि कोशिश ये हो रही थी सीबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा ये कोशिश हो रही थी कि इस मामले को टाल दिया जाए चुनाव तक, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि ये सारा चीज़ जो है एक साजिश के तहत किया गया है ताकि लोगों का ध्यान इन चीज़ों से हटाकर एक दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। और 2019 का जो उनका एजेंडा था वो 2024 में करने जा रहे हैं। तो इसमें आखिर लोग जानना। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ महिलाओं की नाचते गाते ढोल वहां बज रहा है, ये बंगाल की तस्वीर है। आपको बता दूं
पश्चिम बंगाल के बनगांव में मतुआ समुदाय से आने वाले लोग वो वहां पर जश्न मना रहे हैं। मतुआ समुदाय का जो ओरिजिन है वो बांग्लादेश के अंदर है। वहां से जो लोग यहां पर आए हुए खासतौर पर ये हिंदू होते हैं, हिंदू परसिक्यूटेड हिंदूज हैं, बेसिकली प्रताड़ित हिंदू हैं। वो देखिए जरा कितने खुश हैं, ये कानून बन गया, अब हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उनको बड़ा फायदा होने वाला है इससे। और ये वेस्ट बंगाल कई बार ये लगता है ये पार्टियों को शायद इसमें केवल सीट दिखती होगी, लेकिन इंसान को जीवन दिख रहा है अपना इसमें। आप एक बात बताइए कि यही ममता बनर्जी थी जो संसद में लोकसभा के अंदर पर्ची फाड़ दी थी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के। वो इतना बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन उनको लगा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो सीपीएम के वोट बैंक के तौर पे काम उस समय सीपीएम के वोट बैंक के तौर पे तब सीपीएम के वोट बैंक के काम करता है, वो पूरा का पूरा इनको ट्रांसफर हो गया, तो आज उन्हीं के साथ खड़ी है जाकर के। मंदिर में बैठकर मंदिर के सामने लोग खुशी में नाच रहे हैं। बंगाल में ये माहौल है। देखिए सीए कानून नोटिफाई होने के बाद बंगाल में कैसा जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने भी इस पर रिएक्ट किया है। अखिलेश यादव का बयान मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने को मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार बताए उनके 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे जोर हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। दो मुद्दों को उन्होंने एक साथ जोड़ करके अपना बयान बनाया है। संजीव जी अगर है हमारे साथ तो संजीव जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, रोजी रोटी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, आप बाहर से लोगों को यहाँ लाने वाला कानून बताकर बड़े खुश हो रहे हैं। लाखों लोग छोड़कर के क्यों चले गए भारत को, और कल इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहले बताना पड़ेगा और फिर केयर फंड पर, उनका इशारा पीएम केयर फंड की तरफ है, उस पर भी हिसाब देना पड़ेगा। देखिए अखिलेश यादव के बयान की उनको पॉलिटिकल कैपिटल क्या मिलेगा सिवाय इसके कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि भाई ये सीए कानून आया है, ये मुसलमान इससे खुश नहीं होंगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी संख्या में मुसलमान है तो मैं ये बयान दूं तो मैं इससे जुड़े। लेकिन ये सब चीजें उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होंगी क्योंकि उनका कोर वोट छिटकेगा। और जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है वो तो बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है। वो तो पूरा एक किस्सा ही इतना अजीबोगरीब है कि पहले तो सरकार हलफनामा देती है कोर्ट में किसी को जानने की आवश्यकता क्या है कि कौन खरीद रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद एसबीआई कहता है कि हम जून के अंत तक देंगे। तो ये तो पूरा एक माहौल था। और ये भी देखिए हमें और देवेंद्र पाराशर और किसी को हम सब कयास लगा रहे थे कि क्या अनाउंसमेंट होगा और कब ये नोटिफिकेशन निकलेगा। लेकिन जिस तरह से बंगाल की तस्वीरें आ रही हैं, ये ढोल मजीरा लेके और बिल्कुल एक यूनिफॉर्म में जैसे लोग खड़े हुए हैं, तो उनको तो मालूम था कि ये घोषणा होने वाली है क्योंकि उनकी तो पूरी तैयारी थी कि इस तरह से एक उसको लेके जश्न मनाएंगे, जो बिल्कुल वाजिब है जश्न मनाना। लेकिन इतनी रेडीनेस थी कि जैसे ही तो मतलब शायद उनको कोई जानकारी या आभास था कि ये किसी भी क्षण आ सकता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। लाभ तो बीजेपी का हुआ, जैसे वो नारा है ना, आएगा तो मोदी। तो जो भी होगा ना इसको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए संजीव जी, आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये सीए लागू होने का बीजेपी को ही फायदा होगा। अरे पता नहीं आप इतना मासूम क्यों बन रहे हैं, और किसको फायदा मिलेगा। जो भी इस पे प्रदर्शन होगा, खिलाफत होगी, विरोध करेंगे, उससे हिंदू मोबिलाइजेशन होगा कि भाई ये इतनी लॉजिकल चीज का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों। तो मुस्लिम वोट बैंक तो कितना एक होता है, कितना ममता के पक्ष में जाता है, कितना लेफ्ट और कांग्रेस और ममता के बीच में डिवाइड होता है क्या। तो वो तो ऑलरेडी बीजेपी को नहीं मिल रहा था ना, वो तो एंटी बीजेपी वोट ही जा रहा था बाय एंड लार्ज। मतलब कोई 100% नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा सबका ऐसा मानना है। लेकिन इस तरह ये बात जितनी तूल पकड़ेगी, जितनी दूर तलक जाएगी,
उतना उससे और पोलराइजेशन हिंदूज का होगा कि भाई ये क्यों इतनी बेतुकी बात कर रहे हैं। ये तो मैं सबसे चैरिटेबल इंटरप्रिटेशन दे ये रहा हूं। हमारी सर लेकिन एज जैसे- एक एंकर के तौर पर, मॉडरेटर के तौर पर ये भूमिका में, ये भी ट्रेनिंग में ये भी होता है कि सवाल जानते हुए कि इसका उत्तर क्या है कई बार पूछना पड़ता है, ताकि ये मानते हुए कि भाई ये दर्शक तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा ये। संजीव जी ये मासूमियत जो है ना वो इसलिए थी क्योंकि वो आपसे कहलवाना चाहते थे, जानते तो है ही है, उत्तर लेकिन वो तो इनको जवाब भी आपसे मालूम चाहते। है। प्रोफेसर साहब, आप हिंदी भी इतनी अच्छी बोलते हैं, मैं इस बार फिर आपको संस्कृत में कहेंगे, मुझे मेरे समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा ये भी देखिए अजब इत्तेफाक है, गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी के नंबर में भी सीए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की गाड़ी के अंदर भी सीए है, जैसे कि ढूंढ करके नेम प्लेट दी गई हो। जैसे हम कहते हैं ना भावना प्रधान, ऐसे इत्तेफाक प्रधान देश भी हैं हम।